सभी छात्रों को जोहार। आज हम लोग झारखंड के अपवाद तंत्र में जब हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये तीसरा क्लास है और इसमें हम लोग आज झारखंड के दक्षिण की क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं, जो अपवाद तंत्र है, जिसमें कि दो प्रमुख नदियां हैं हमारी, दक्षिणी कोयल और शंख। तो इन प्रमुख नदियों पर चर्चा करेंगे और इनकी सहायक नदियों पर। लेकिन उससे पहले आज हम लोग बात करते हैं आपकी वैकेंसी की कि क्या हो रहा है। अगर आप इसी प्रकार से सोए रहेंगे तो यकीनन मानिए कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसको तो और बढ़िया है कि भाई जितना फॉर्म भराना था भरा चुके हैं, बहुत सारा परीक्षा लेकर के लटका भी चुके हैं, पैसा आ ही चुका है, अपना काम चल रहा है। एग्ज़ाम लेंगे, सिलेक्शन करना होगा, नियुक्ति देना होगा, पैसा देना होगा, सबको सैलरी तो देना होगा, तो बढ़िया है, ज़िंदगी कट रहा है बड़ी बढ़िया मज़े में। तो ये तो हो गई सरकार की भाई कि उनका तो मज़े में कट रहा है। लॉकडाउन भाई, लॉकडाउन है, इतना जो समस्या है, ठीक है कोरोना रहा, तो अब वर्तमान में कौन सी चीज़ें रुक रही हैं, या पहले आपने कौन सी चीज़ें रोक दी? क्या चुनाव आपने रोका? चुनाव तो नहीं रोका। ठीक है, वो बोल रहे हैं अब संवैधानिक मजबूरी है, तो संवैधानिक मजबूरी है तो आप आम जीवन के, आम लोगों के जीवन को आप खतरे में डाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमारे लिए भाई वोट दीजिए, कोरोना होगा तो देख लिया जाएगा। लेकिन जब हमारे भलाई की बात होगी तो नहीं, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, आपकी जान कैसे खतरे में डाल सकते हैं? आप एकदम घर में रहिए। तो घर में कैसे रहें? जिल्लत सह करके अब तो भाई बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है कि भाई कितने दिन आखिर आप घर में बैठे रहेंगे। आपका एक एक वैकेंसी बताइए, CGL आज से चल रहा है, 2000 लास्ट लगता है 15 में उसका फॉर्म भरे थे हम लोग, आज हो गया 21। PT भी पास कर लिए, फिर सरकार ने कैंसिल भी किया। ठीक है, वो पिछली गवर्नमेंट की बात है, लेकिन आप आए तो आपने क्या किया? आपने भी तो कुछ नहीं किया। अब आप बोलेगी ये तो पिछली गवर्नमेंट फंसा के चली गई है। फंसा कहाँ गई है? आप तो बोल दिए कि आप नया नियोजन नीति बनाएंगे नहीं, तो जब नहीं बनाएंगे तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? आप अपना एग्ज़ाम लीजिए। तो वो लेंगे नहीं क्योंकि उनको इससे नुकसान है। अपना नुकसान क्या मतलब, अगर वो नहीं भी चल रहा तो चलो खींच तीर के तो काम चल ही रहा है, कौन सा वहाँ इमरजेंसी है। एक महीने का काम 6 महीने में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खींच रहा है टाल मटोल करके। जो पैसा है उसको आप इधर इन्वेस्ट नहीं करिएगा, आप इन्वेस्ट करिएगा अपने वोट बैंक बनाने में कि वहाँ से मेरा वोट बैंक बनेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये जो युवा है, इससे बड़ा कोई वोट बैंक हो नहीं सकता है। क्या हमसे और आपसे कोई बड़ा वोट बैंक है क्या? अगर युवा नाराज़ हो जाएगा तो किसी भी व्यक्ति के लिए क्या चुनाव जितना संभव है, बिल्कुल ही असंभव है। अगर युवा उससे विमुख हो जाए तो उसका चुनाव जीतना बिल्कुल ही असंभव है। तो आप लोग अब तैयार हो जाएं, क्योंकि आप लोग लगातार कह भी रहे थे कि सर आप लोग आवाज़ उठाइए। तो इसके लिए हम लोगों ने कि भाई सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए और जितने भी झारखंड में माननीय शिक्षकगण हैं, जितने भी छात्र हैं, उन सभी के सहमति से हम लोगों ने कल विचार विमर्श किया भी है और सभी के सहमति से एक प्लान तैयार हो रहा है कि जिससे कि हम लोग सरकार पे दबाव बने कि आप नियुक्ति लें। क्योंकि बिना रोजगार दिए आप यदि सोचेंगे कि युवा शांत रहेगा, यहाँ का युवा बहुत ही मतलब ठंडा पड़ चुका है, तो ऐसा नहीं है। हम युवा हैं, हम लोग संगठित होंगे और आप पे दबाव बनाएंगे। जैसे स्थिति है, जैसे कि अभी संक्रमण काल की स्थिति है, तो ठीक है सरकार ने सारे चीज़ पे बैन लगा रखा है कि आप रोड पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है, आप 5 आदमी से अधिक जमा नहीं हो सकते हैं। कोई बात नहीं है, हम लोग रोड पे नहीं आएंगे, हम लोग 5 आदमी से अधिक जमा भी नहीं होंगे। जमा होना क्यों है? हम लोग डिजिटल तौर पर विरोध करेंगे। डिजिटल भी तो है क्योंकि सारे लोग तो घर पे, सभी के हाथ में आजकल मोबाइल है। क्या इससे बड़ा कोई प्रचार हो सकता है क्या? अगर आप, ठीक है, बहुत सारे लड़के बोलते हैं रोड पे उतरना होगा, रोड पे आप उतरिएगा। मान लीजिए आप रोड पे रांची में उतरे, ठीक है, आप रांची में किए तो कितने लोगों के बीच गया? यदि पेपर वाले अगर फ्रंट में दिए तो ठीक है, और नहीं दिए तो फिर कुछ नहीं है। तो सभी के सहयोग से, ऐसा नहीं है, मीडिया बंधुओं से भी सहयोग लेते हुए और हम लोग अपने हिसाब से पूरे डिजिटली हम लोग आंदोलन करेंगे और जोरदार करेंगे, और उसको पब्लिकली देखने से कोई किसी को तो रोक सकता नहीं है। तो भाई बात तो वही हो रहा है कि भाई हमें लोगों तक बात पहुंचानी है कि जो हम लोगों ने सरकार चुनी है वो हमारे
भले के लिए काम नहीं कर रही है। हमसे जो युवाओं से जो वादा किया गया था कि आपको रोजगार देंगे, ठीक है, आप 5 लाख बोले थे, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग 5 लाख की मांग रहे हैं, हम लोग 5 लाख के लिए कोई बाध्यता नहीं, हम लोग को ऐसा दबाव नहीं दे रहे कि 5 लाख ही दीजिए, लेकिन आप कुछ तो वैकेंसी देंगे। हम लोग आखिर किस पे फोकस करें, क्या करें? एक होना चाहिए सामने लक्ष्य कि इस पे हम लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं। इसी तरह क्योंकि वीडियो में भी देख रहे हैं हम लगातार क्या हो रहा है कि व्यू कम होता है, क्योंकि क्या है, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं क्यूरियोसिटी, उसको जिज्ञासा बहुत ही कम हो गई है, उत्सुकता कम हो गई है, लालसा जो होती है वो कम हो गई है, क्योंकि किसी को नज़र ही नहीं आ रहा, धुंधला पिक्चर नज़र धुंधला आ रहा है कि आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है वहाँ से आगे क्या है, और जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में लोग पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे? ये सवाल होना चाहिए सरकार से कि आप हमें दीजिए कि हम लोग अपने लक्ष्य पे किस लिए, आखिर कर्तव्य सबका होता कि भाई भगवत गीता में ही कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो भैया कर्म तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक लक्ष्य भी तो होना चाहिए, उसके लिए ना कर्म करें, किसके लिए कर्म करें? पढ़ रहे हैं। जनरली जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आजकल यही हो चुका है कि भाई सभी लोग, खासकर ये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जब आते हैं छात्र, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आते हैं कि भाई हमें साइंटिस्ट बन जाना है। प्रतियोगिता परीक्षा में जब आते ही हैं तो इसलिए आते हैं कि भाई हमें पढ़ना है और एक नौकरी लेनी है, क्योंकि जिन्हें साइंटिस्ट बनना है, जिन्हें कुछ इनोवेशन करना है, वो लोग अलग रूट में जाते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में थोड़े आते हैं। तो हम जो प्रतियोगी छात्र हैं, क्योंकि हम प्रतियोगी छात्र के बल पे ही आप पूरा छठी जेपीएससी पे फुल राजनीति किए हैं और हम लोगों ने भरपूर सहयोग भी दिया है आपका। इसमें ना आपको संदेह हो सकता है ना किसी और को। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि भाई छात्र जो थे आपसे विमुख थे। उस समय छात्र एक बद्धता के साथ, एकता के साथ, दृढ़ता के साथ आपके साथ खड़े रहे, और आज आप अपने जैसे ही सत्ता मिला तो अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बोल सकते हैं आप हमारे साथ क्लियर कट धोखा कर रहे हैं। तो ये धोखा आपको हम लोग करने देंगे नहीं, और जल्द ही बहुत जल्द देखिए, आज और कल में आप लोग की ये घोषणा हो जाएगी, और सभी का हमारा एक सामूहिक प्रयास, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी के सहयोग से हम लोग एक निश्चित कर रहे हैं डेट वगैरह और हैशटैग वगैरह, उसे लगातार करेंगे और फुल ट्रेंड में करेंगे। उसके बाद देखते हैं, यदि सरकार को अपनी साख की चिंता होगी तो वो ज़रूर हमारे ओर ध्यान देगी, अन्यथा ठीक है, फिर कुछ और उपाय देखा जाएगा कि कुछ ठीक है यहाँ से रास्ता नहीं बन निकला तो कुछ और रास्ता देखा जाएगा। लेकिन प्रयास तो हमें करते रहना है, और बिल्कुल सलीके से, जो हम लोग एजुकेटेड पर्सन जो सलीका अपनाते हैं वही सलीका से करना है। बहुत सारे लोग अल बल कमेंट करते हैं, तो उन कमेंट करने से आप लोग बचें, और जो भी करना है हमें पढ़े लिखे शैली में ही काम करना है, कि हम लोग की भाषा से हमारे जो एक्टिव है, एक्शन है, जो हमारा जो प्लान है, उससे हमारी शिक्षा दर्शनी चाहिए कि हम शिक्षित हैं, पथ नहीं भटकेंगे। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, हम पथ नहीं भटकेंगे, और बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रखा है और संवैधानिक कर्तव्यों की और अधिकारों की दोनों की जानकारी हमें है। तो ऐसे आप भ्रम में ना रहें, हमें आप भटका नहीं पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग लगातार देखते रहिएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा कि कब कब हमें क्या क्या करना है। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो आज का अपवाह प्रणाली, जो मुख्य 2 नदी है वो है, पहला तो हमारा दक्षिणी कोयल नदी 2 है, एक है उत्तरी कोयल और एक है दक्षिणी कोयल। एक ये नदी है और एक है शंख नदी। इन दोनों को हम लोग अभी देखेंगे आराम से। पहले इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो दक्षिणी कोयल, जैसे दक्षिणी कोयल है, इसका उद्गम, ये भी पूछता है उद्गम कहाँ से होता है, तो ये रांची का मध्य पठार जो है, वही नगरी जहाँ से स्वर्ण रेखा निकलता है, लगभग उसी के आसपास से ही ये दक्षिणी कोयल भी निकलती है। और उसके बाद इधर से आपका होते हुए डायरेक्ट इधर लोहरदगा सिमडेगा होते हुए सीधा पश्चिमी सिंहभूम तक चली जाती है, और उसके बाद वहाँ से उड़ीसा में ये शंख नदी से मिलती है। शंख नदी भी क्या है, ये गुमला वाले आपको जनरली मिल जाएगा रांची पठार के अंतिम क्षेत्र से, या फिर आ जाएगा पाट प्रदेश के पश्चिमी भाग के सबसे नीचे कॉर्नर से। तो आप याद रखिए ये गुमला वाले क्षेत्र से वहीं से निकलता है।
तो वहाँ से निकलने के बाद ये किनारे किनारे बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ ही, पश्चिमी बॉर्डर के साथ साथ ही आते जाती है और नीचे ये भी है अपने सहायक नदियों के साथ। तो वो कौन से सहायक नदी हम लोग बात करेंगे इसमें, जैसे कि छोटा छोटा है शंख नदी पे, जैसे कि आपका कोक है, केदार है और लावा है, इसके बाद इधर उतियाल है, ये सब नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, सारा हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में सारे में देखते आ रहे हैं। तो और उसके बाद फिर ये क्या है, ये भी आते हुए उड़ीसा घुसती है और उसके बाद कहाँ मिलती है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, उधर से निकली और पश्चिमी सिंहभूम में घुसी। तो यहाँ पे घुसने पे ये 2-3 नदियाँ सहायक जो प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कि हो गई आपकी एक कारो नदी, कारो में भी 2 है, उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो, ये दोनों सहायक नदियाँ हैं। तो दक्षिणी कोयल और उत्तरी कारो ये दोनों के संगम के पास में ही एक कोयल कारो परियोजना स्थापित हो रहा था, बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि स्थापित करने का प्रयास इसका लगभग 72-73 यही था साल, 73 के लगभग में, उस साल में इसका प्रयास किया गया था कि एक बहुउद्देशीय परियोजना, दैट मीन्स यहाँ पे एक डैम बनाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से पन बिजली का उत्पादन किया जाएगा, बिजली, पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उत्पादन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि विरोध बहुत ज़्यादा हो गया, विरोध करने लगे लोग, क्योंकि इससे लगभग आपका 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पे विस्थापित हो रहे थे। हम लोग तो जान ही रहे हैं, जहाँ पे भी डैम बनता है तो आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया जाता है, जहाँ के पे भी बोलते हैं वो संकट वाला क्षेत्र, जो डेंजर जोन जो घोषित होगा कि भाई कभी अगर बरसात में पानी का लेयर अधिक हो गया, बढ़ गया, स्तर ऊंचा हो गया तो ये डूब जाएगा। तो डूब जाएगा तो भाई लोगों की क्षति जो होगी, पशु क्षति होगी, लोग व्यक्ति की क्षति होगी, संपत्ति क्षति होगी, तो वो अल्टीमेटली तो नुकसान है, देश की संपत्ति का नुकसान है और फिर वो दायित्व आ जाता है सरकार पे। तो इससे बचने के लिए विस्थापित कर दिया जाता है। तो इससे लगभग 1-1.5 लाख लोग विस्थापित हो रहे थे, जो कि कुछ कारण रहा होगा कि भाई इतने सारे विस्थापित होंगे, हमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, या फिर कुछ और भी कारण कि भाई बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं भी छोड़ना चाह रहे होंगे। तो विरोध किए और उसके बाद ये परियोजना लटक गई है और अभी भी ये अटकी हुई है, ये कंप्लीट अभी तक हुई नहीं है। हालांकि प्रयास किया जाता है बीच बीच में, लेकिन फिर से वो धीमा हो जाता है और नहीं हो पाता है। तो यही है दक्षिणी कोयल और कारो नदी, एक दक्षिणी कारो मिलता है और एक तजना नदी, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसके बाद ये दोनों उड़ीसा में घुसती है, ये भी तो शंख नदी इधर से आती हुई मिलती है और एक मंदिरा डैम है, मंदिरा डैम, मदिरा मत समझ लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग भाई मदिरा आता है तो बहुत लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाता है कि मदिरा, वो वाला मदिरा नहीं, ये है मंदिरा। मंदिरा डैम बनती है उड़ीसा में, तो वहाँ पे शंख नदी पे वो बनती है और उसके बाद फिर वो हल्का सा आगे बढ़ती है, तो उसके बाद आकर के दक्षिणी कोयल मिल जाती है, समझ लीजिए संगम पे ही है। और उसके बाद फिर वो वहीं से जैसे ही दोनों मिलती है, उसके बाद फिर इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम अब हो जाता है ब्राह्मणी नदी, और उसका ब्राह्मणी नदी के नाम से ही ये आगे बढ़ती है और फाइनली जाकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है या मिल जाती है, आप जो भी कह लीजिए। तो यहाँ तक आपका हो गया कमोबेश एक कहानी कि किधर किधर से निकला। जैसे कि आपका समझ लीजिए दक्षिणी कोयल आपके उड़ीसा नगरी से निकली, रांची से, और उसके बाद आते हुए इधर लोहरदगा, सिमडेगा होते हुए पश्चिमी सिंहभूम और उसके बाद फिर उड़ीसा से डायरेक्ट शंख नदी के साथ मुहाना के तौर पर बंगाल की खाड़ी, या फिर बोल सकते हैं ब्राह्मणी नदी, यहाँ इसका नाम हो जाता है शंख नदी। शंख नदी ये आपका किताब में दिया हुआ रहेगा कि इसका बोलेगा कि मुहाना क्या है ये, और इसका मुहाना ये दोनों रहता है, देख लीजिएगा। और अल्टीमेटली ये जा करके मिल जाते हैं डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी, ठीक है। शंख नदी भी इसी तरह है कि गुमला वाले क्षेत्र में, रांची पठार के पश्चिमी छोर कह लीजिए या फिर पाट प्रदेश के दक्षिणी छोर कह लीजिए, वहाँ से ये उद्गमित होती है और पश्चिमी सीमा क्षेत्र से बहते ये सीधा उड़ीसा घुस जाती है, उड़ीसा के बाद सीधा दक्षिणी कोयल के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ तक आप लोगों को कमोबेश मोटा मोटी एक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका फिर से एक पिक्चर बनाते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में करते आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियाँ मिल रही है, क्या क्या है। जैसे कुछ कुछ प्रमुख जलप्रपात भी हैं, तो जलप्रपात में हम लोग विशेष तौर पर देख लेंगे जब विशेष जलप्रपात ही पढ़ेंगे। जैसे इस पर है दक्षिणी कोयल पे वगैरह पे ये सब हो जाएगा आपका, इसी क्षेत्र में पड़ जाता है। नागफेनी पड़ जाता है आपका, बालाघाट भी पड़ गया, इधर में आपका आ गया पेरुआ घाट। तो ये सब जो प्रमुख वाला है वो सब है। तो ये सब सारा
देख लेंगे, कुछ कुछ हम लोग देख लेंगे कहाँ पे मिलता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ पे दोनों मिल जाता है, और उसके बाद आगे। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं फिगर, फिर मिलते हैं आगे। तो चलिए ये हो गया आपका एक मैप रफ सा कि कौन कौन सी ज़िला है, हम एक आज किन किन डिस्ट्रिक्ट से काम है तो वो देख लेना है कि ये इधर हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर रांची, इधर लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा। बस आज में हमें इतने ही डिस्ट्रिक्ट का काम है, तो आज हम लोग इसी को देखते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले ही बात हो चुका है कि दक्षिणी कोयल ये कहाँ से निकलती है, तो ये रांची के नगरी से निकलती है, इधर लोहरदगा, लोहरदगा से इधर गुमला, और उसके बाद होती हुई इधर से ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे, और फिर लगभग इस प्रकार से ऐसे चलती है। इधर हो गया आपका उड़ीसा, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद इधर उड़ीसा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग इसको देख लिए कि ये लगभग ऐसे 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 फॉलो होता है। जैसे कि बीच में आपका आ जाएगा आपका सदनी घाघ नहीं, इस पर कौन सा है, नागफेनी वगैरह है। बीच में आपका कोई जलप्रपात जैसे कि भी बोला गया था बालाघाट, पेरुआ घाघ, इस टाइप का है, और भी है बहुत सारा। तो जब हम लोग घाघ वाले में पढ़ेंगे, मतलब जलप्रपात पढ़ेंगे, तो उस समय में सभी को देखेंगे इत्मीनान से एक एक करके। अभी यह है कि इस प्रकार से ऐसे फॉलो होता है। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है कारो नदी। अब वो कैसे देखिएगा, तो कारो दो है, एक है नॉर्थ कारो जो कि ये ऐसे है, ये है नॉर्थ कारो, इस प्रकार से यहाँ पे नज़दीक में ही है नॉर्थ कारो, और एक है साउथ कारो जो कि लगभग इस प्रकार से मिलते इधर से आकर के, ये हो गया साउथ कारो, दक्षिणी कारो। इसकी अब सहायक नदी में देखिए है कि नॉर्थ कारो की एक सहायक नदी है जो कि रांची की इधर बुंडू तमाड़ वाला जो एरिया है यहाँ से निकलती है, और इधर से होते हुए ऐसे आकर के मिल जाती है। ये आपकी तजना नदी, ये बुंडू तमाड़ से रांची जिला में ही पड़ता है। तो उस क्षेत्र से, जैसे कि इसके पास में ही आप देखिएगा, यहाँ से तजना जहाँ से निकल रहा है उसके बगल से ही आपका एक कांची नदी, ये भी था, हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब तजना नदी है, वहाँ से निकलता है बुंडू तमाड़ से, और खूंटी होते हुए, खूंटी के लगभग मुख्य शहर होते हुए ये आती है और नॉर्थ कारो में मिल जाती है। और नॉर्थ कारो इससे आकर के चल करके यहाँ पर दक्षिणी कोयल इस नदी से मिलती है। अब यहाँ पे दक्षिणी कोयल और नॉर्थ कारो को हो गया। साउथ कारो इधर से आकर के मिला, यहीं पर जो संगम है इसी क्षेत्र में लगभग यहाँ पर ये निर्मित हो रहा है। जो आपको बात हुआ था अभी कोयल कारो परियोजना, वो इन दोनों के पास में ही है। एक डैम इस पे बना हुआ है, एक डैम छोटा सा इस पे बना हुआ है। लगभग दोनों साइड में डैम का जो डैम बना हुआ है, लोमा जामी जो कुछ नाम है वहाँ पर, तो वहाँ के आसपास में ही एक साइड में, दोनों साइड में लगभग 720 वाट का लगभग यहाँ पर बनने वाला था। बना नहीं, ये याद रखिएगा, कंप्लीट नहीं हुआ है। कब कंप्लीट होगा ये झारखंड सरकार के इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं हम लोग साउथ कारो हो गया। एक नदी इधर से आती है, सरायकेला से निकलते इधर आती है, यहाँ पर ये है देव नदी। ये सब सिर्फ नदियाँ याद रखिएगा, क्योंकि जो बहुत प्रमुख नदियाँ हैं, इसकी जो प्रमुख बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ हैं, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन किसकी सहायक नदी है, या इसकी सहायक नदी इनमें से कौन है। कुछ भी सिलेक्शन कोड वोड, कुछ भी पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, तो आपको सारा इसे याद रखना है। और एक और प्रमुख इधर एक नदी है, देखिएगा, ये एक इधर से होकर के लास्ट एकदम बॉर्डर के पास, ये सब सारा वही क्षेत्र है। मनोहरपुर, इधर में आपका नोवा मुंडी वाला क्षेत्र भी यही सब है। तो इधर मनोहरपुर है, तो इस साइड में ही मिलता है ये सब। साउथ कारो आपका देव नदी, इधर हो गया आपका ये कोयना नदी है, ये कोयना नदी। हिरनी घाघ, शायद हिरनी घाघ एक जलप्रपात भी है, वो इसी पर है, कोयना नदी पर। तो ये इधर में ही है। तो ये याद रखिएगा। दक्षिणी कारो इधर से होते हुए लोहरदगा, गुमला के बाद इधर बॉर्डर सिमडेगा का बॉर्डर बनाते हुए डायरेक्ट घुस जाती है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम से सीधे उड़ीसा निकल जाती है। इसमें आकर के मिलता है क्या,
तजना करके मिलता है नॉर्थ कारो में, और नॉर्थ कारो करके मिल गया इसमें। इधर से आ गया आपका देव नदी, इधर से आ गया साउथ कारो, और इधर ये कोयना नदी। तो दक्षिणी कोयल और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में इतना ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शंख नदी की, कि शंख नदी किधर से उद्गमित होती है और किधर को चलती है, और कौन कौन से आकर के नदियाँ उस पर मिलती हैं। तो चलिए, जैसे कि बात हुआ था अभी, शंख नदी का उद्गम कहाँ है आपका, ये रांची पठार का लास्ट बोल लीजिए, पश्चिमी क्षेत्र या फिर पाट प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, लगभग इस टाइप में इधर से ही निकलती है और इधर से होती हुई यहाँ से, जैसे ये हो गया इसका उद्गम, मतलब इस क्षेत्र से पश्चिमी भाग से ये निकली और निकलने के बाद ये लगभग इस प्रकार से होती हुई इस टाइप का ये लगभग निकलती है। तो इसकी सहायक नदियों में, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ सहायक नदियाँ हैं, कुछ इधर से आकर के मिलती हैं, कुछ इधर से, जैसे कि इसमें एक है कोक है, केदार है, इधर है लावा, चिर्रा लावा, ये नदी है, और एक और नदी है, एक और इसकी सहायक नदी में आता है बाना, शायद नाम आता है, बाना नहीं बासा आता है, इसकी सहायक नदी में आता है बासा। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो गया, चिर्रा, लावा, कोक, केदार, यहाँ से ये उद्गमित होती है। और इसके बाद जैसे कि ये सब, इस नदियों का क्या है विशेषता इस सब का, कि शुरुआत में ये, चूँकि हमारा क्या पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र में विस्तार नहीं होता है नदियों का, बहुत ज़्यादा फैलाव जो नहीं होता है, जो बोलते हैं ना, जो युवा अवस्था, हमारे क्षेत्र में नदियाँ जो होती है वो लगभग युवा अवस्था में होती हैं, मतलब उसमें गतिशीलता होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पठारी क्षेत्र है, ऊपर नीचे तो हमारा भू आकृति वैसा ही है, प्लेन बहुत कम देखने को मिलता है। तो जहाँ तक प्लेन नहीं, जब तक प्लेन नहीं रहेगा, नदी क्या होगा, युवा अवस्था में रहेगा। युवा अवस्था मतलब क्या, उसमें गतिशीलता होगी, पानी को तेज गति से बहाव करेगी, साथ में जितनी जो गाद वगैरह है, मिट्टी वगैरह ऊपरी है, वो सब बहा के लेते चली जाएगी, गॉर्ज बनाते जाएगी। क्योंकि गति अगर पानी में अगर गति है तो वो गड्ढे का निर्माण करते जाएगी, वो चाहे वो आई शेप का हो, वी शेप का हो, तो वो स्थलाकृति पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से होगा, आई शेप का निर्माण होगा, वी शेप का निर्माण होगा। तो चलिए, वो ज्योग्राफी का क्लास वाला टॉपिक है, वो उस पर आराम से चर्चा होगा कभी। तो ये इसी तरीके से इधर से ये निकलती है। इसके बाद ये देखिएगा, ये गुमला में ही ये 4 सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। तो इसमें से ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं, चिर्रा लावा और ये कोक, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद इधर में है कि सिमडेगा में भी लगभग 3-4 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं आकर के मिलने वाली। इस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी है, जैसे कि एक है उतियाल है, पालजोर है, इधर एक गिरमा है, और एक और है इधर में, नीचे में था इसका, पालजोर यहाँ रख लीजिए। एक है इधर में बुनाडारी था। तो ये नदी है। तो खैर, इसमें से एक आप उतियाल, मतलब इसमें से जनरली यही पूछा जाता है, चिर्रा लावा और कोक। एक उतियाल याद रख लीजिएगा, उतियाल याद रखिएगा, और एक पालजोर याद रखिएगा। इनमें से सहायक नदियाँ ये हैं। ये सब निकल करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये निकला, यहाँ पर बन गया, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे बन गया ये मंदिरा डैम, मंदिरा डैम। तो यहाँ से जैसे ही ये निकलती है, तो इनमें से यहाँ पर आकर के ये दोनों मिल गया। और इसके बाद ये नदी जो आगे बढ़ती है, यहाँ से ये कहला जाती है ब्राह्मणी नदी। इसका नाम हो जाता है चेंज। जैसे होता है जगह पे मिलने के बाद, जैसे गंगा नदी का भी कई जगह पे दूसरी नदियों के संगम के साथ उसका नाम परिवर्तित होते जाता है। और गंगा हम लोग जानते हैं, गंगा तो फिर आगे में है नहीं, नाम उसका परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से ये आगे बढ़ती हुई ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। एक और भी है, यहाँ पर शायद आपका फिगर में कट जा रहा होगा। तो यहाँ जो ये जो सिंहभूम वाला जो लास्ट क्षेत्र है, यहाँ पर एक नदी उड़ीसा से ही निकलती है, फिर ये उड़ीसा में ही जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ ये बॉर्डर बनाती है, यहाँ पे जगन्नाथपुर के आसपास में बॉर्डर बनाती है। तो इसलिए इसका भी नाम याद रख लीजिएगा, या इसका नाम है वैतरणी नदी। चूँकि क्या है कि ये नदी झारखंड को
छू रही है। तो हो सकता है कि पूछ दे कि इनमें से कौन सी नदियाँ झारखंड को टच नहीं करती, क्योंकि इस जेपीएससी ने इससे पिछला वाला जो जेपीएससी था उसमें पूछा था कि झारखंड नदी गंगा में झारखंड में इनमें से कौन सी नदियाँ प्रवेश नहीं करती हैं, इस टाइप का प्रश्न था, या फिर कहाँ पर करती हैं, गंगा नदी के बारे में था। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर गलत आंसर किया था। वो गंगा में सभी लोग था कि साहिबगंज को टच नहीं करता, वो ऐसा था पहले कि माना जाता था, क्योंकि स्पष्टता पता नहीं चलता था। तो गंगा नदी टच करती है, साहिबगंज में टच करती है, लगभग थोड़ा सा साहिबगंज के बाद भी कुछ किलोमीटर है जहाँ की गंगा नदी उससे पहले कट करती है यहाँ पर, और उसके बाद भी साहिबगंज का एरिया है, तो वो झारखंड को टच करती है। तो हो सकता है कि कभी आगे आने वाले एग्ज़ाम में कभी पूछ दे कि भाई इनमें से कौन सी नदी, बैतरनी नदी झारखंड को टच करती है या नहीं करती है। तो टच करती है, सीमा बनाती है पश्चिमी सिंहभूम की, याद रखिएगा। हालांकि ये उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा में फिर जाकर के आगे उड़ीसा में ही घूमते घूमते फिर लास्ट में जाकर के आपकी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, लेकिन टच करती है। बैतरनी नदी का बात हुआ तो बैतरनी नदी टच, यहाँ हो गया ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी झारखंड को टच नहीं कर रही है। ये दोनों देखिएगा जी, शंख नदी और दक्षिणी कोयल, ये दोनों एक दूसरे पे मिल जाती है। मुहाना क्षेत्र में इन्हीं का नाम आता है कि इनका मुहाना ये है और उसका मुहाना ये है। मिलने के बाद आगे चल करके इन लोग का नाम चेंज हो जाता है, ना शंख नदी रहता है ना कोयल नदी रहता है, नाम चेंज होकर के हो जाता है ब्राह्मणी नदी। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ये सारा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है कि किस किस क्षेत्र में बहती है, कौन सी सहायक नदियां हैं, आपको स्पष्ट हुआ होगा। और अब हम लोग अगले में हम लोग उत्तरी कोयल के बारे में पढ़ लेंगे, मतलब अब नॉर्थ वाला पढ़ेंगे कि इधर से गुमला, लातेहार, इधर पलामू, गढ़वा, इस साइड में कौन कौन सी नदियां हैं। इस क्लास को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, ये आज की क्लास में इतना ही। और फिर से एक बार आप लोग से अपील कि आप लोग आंदोलन से जुड़ जाइएगा और जितना जोर लगा सकते हैं लगा देना है, क्योंकि इस बार हमें जगा देना है। सरकार को भी समझा देना है कि यहाँ के छात्र अपने भविष्य को लेकर के, कैरियर को लेकर के बहुत ही सचेत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।